जी माता, सभी को प्रणाम। बिल्कुल समय हो गया है, आरंभ करिए। मेरे ख्याल से मैंने अभी चेक किया था, भारतवर्ष की तरह जापान भी यहाँ से पढ़ना है शायद। जी। जी माता जी। सभी को प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच देव, और इसके लेखक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, और जिसमें का कुछ का स्वाध्याय हम लोग पिछले जून से कर रहे हैं। और ये आज के स्वाध्याय से रिलेटेड नहीं है, पर चूंकि कल मैंने एक पॉडकास्ट चिन्मय भैया का डाला भी था ग्रुप में, वो आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और उसमें जो इंटरव्यू ले रही है भैया का एंकर, वो उसने पूछा कि इतनी सारी पुस्तकें हैं, पर अगर कोई एक सामान्य जन आपसे पूछे कि कौन सी एक पुस्तक पढ़े गुरुदेव की, तो उसमें भैया ने कहा हमारी वसीयत और विरासत। तो आप लोग सोचिएगा, इसके बाद हो सकता है हम लोग उसको आरंभ कर सकते हैं। बहुत ही विलक्षण पुस्तक है, बार बार आपको पढ़ने का मन करता है। और ये उनके लिए बहुत आवश्यक है जो गुरुदेव से जुड़े हैं, क्योंकि वो उस पुस्तक को इस रेफरेंस में दिया जाता है कि गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं, वो उस पुस्तक में संदेश है। गुरुदेव कहते हैं मेरे साहित्य में मेरी इच्छाओं को ढूंढो। तो उस उद्देश्य से वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। आइए चलिए, हम लोग आरंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतवर्ष की तरह जापान भी धार्मिक आस्थाओं योग साधनाओं का केंद्र है। अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो बायो इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रॉपरली चैनलाइज नहीं होती है तो विद्युत शक्ति काफी होती है हमारे शरीर में, जैसा अभी हमने पढ़ा। और वो कुछ केसेस में वो बाहर आने लगती है। जैसे हैंडपंप चलाया लड़की ने तो चिंगारी लगने लगी, हाथों को घर्षित किया तो चिंगारी लगने लगी। या अभी लास्ट में जो डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि रामकृष्ण परमहंस की गाइडेंस में एक शिष्य कर रहे थे, लेकिन वो और साधना करने लगे तो उन्होंने कहा हमारी बैकबोन से लाइट निकलने लगेगी। ये सब क्या है? ये प्राण शक्ति ही है। और प्राण शक्ति को जितने भी आप साइंटिफिक लिटरेचर देखेंगे, तो प्राण को तो एज सच डिवाइन लाइट और लेटेंट लाइट कहा गया है, लेकिन जब वो प्राण शक्ति शरीर में बहती है तो उसको बायो इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि भारतवर्ष की तरह जापान भी धार्मिक आस्थाओं योग साधनाओं का केंद्र है। तो जितनी भी ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं वो आप देखेंगे, और जितनी भी कॉन्शियसनेस पे रिसर्च हुई है प्राचीन समय में, तो वो सब ईस्ट में हुई है। ईस्ट ईस्ट और वेस्ट की पहचान कैसे होती? ईस्ट अध्यात्म और कल्चर का सेंटर माना जाता है, और वेस्ट विज्ञान और मटेरियलिज्म। तो आपने देखा कि पिछले दशक में नहीं, मतलब पिछले शताब्दियों में जो शिफ्ट हो गया वो ईस्ट से वेस्ट की ओर चला गया, क्योंकि विज्ञान की प्रगति बहुत हुई और मटेरियलिज्म बढ़ा, भौतिकतावादी बढ़ी। अब जो शिफ्ट आना है वो वापस ईस्ट की तरफ आना है। ये मैंने जापान के संदर्भ में कहा, लेकिन अब जो रिसर्च होएगी गुरुदेव के अनुसार, वो सारी रिसर्च होएगी आपकी एनर्जी हीलिंग, एनर्जी के क्षेत्र में, कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में, चेतना के क्षेत्र में। क्योंकि पदार्थ में हम लोग
काफी कर चुके, और पदार्थ में जिस तरह से हमारी प्रगति हुई वो बहुत अद्भुत है। गुरुदेव उसको बहुत प्रशंसा करते हैं उसकी। लेकिन वो ऐसी हो गई कि उसमें हमारी विचारणा की शक्ति जो थी वो कहीं खत्म हो गई। थोड़ा अविवेक से हम लोग गाइड हो गए। तो आज जिस समाज को, जिस मनुष्य को एक कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए था, सुविधाओं की दृष्टि से नहीं, आत्मिक प्रगति की दृष्टि से, तो वो गिरता चला गया। सुविधाएं बहुत बढ़ गई, इतनी सुविधाएं बढ़ गई कि आपके पूर्वजों ने इतनी कंफर्टेबल लाइफ कभी सोची नहीं होगी। अभी एक वीडियो में देख रही थी यूट्यूब में, तो उसमें बता रहे कि जब शंकराचार्य गए, उससे पहले पांडव गए 5,000 वर्ष पहले बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गारोहण के लिए द्रौपदी को लेकर के, तब कैसा पहाड़ रहा होगा, पगडंडी भी नहीं होगी। फिर 2,500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी गए, तब भी कैसा रहा होगा। और आज देखिए वहां मोटरेबल रोड ही नहीं, 4 लेन रोड आपकी तैयार हो गई है ना। लेकिन ये सब होने के बावजूद आत्मिक प्रगति जो है वो क्षीण होती चली गई। हमारी नैतिक मूल्य जो है, हमारी आस्था है, ये सब गिरती चली गई। भैया ये इसको फुल नहीं हुआ, ये क्या हो गया? कुछ मुझसे टच हो गया कि आप स्क्रीन बड़ा कर दीजिए उसको। मैं शेयर कर लूं क्या? नहीं, 1 मिनट माता, कुछ गड़बड़ सा हुआ है। बस 1 मिनट का कर लीजिए। नहीं, मेरा खुला हुआ है, आप कहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ। यदि अगले 1 मिनट में नहीं होता तो आप कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद। अच्छा, तो आप पहले स्टॉप कर दीजिए तब मैं कर। हो गया स्टॉप? हाँ, आ गया। जी आ गए बेटा। ठीक। सामान्य भारतीय की तरह उनमें भी आध्यात्मिक अभिरुचि स्वाभाविक है। एक घटना के माध्यम से जापानी वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकालने का भी प्रयास किया है कि शरीर में विद्युत की उपस्थिति का कारण तो ज्ञात नहीं, किंतु जिनमें भी यह असामान्य स्थिति पाई गई, उनके मनोविश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति या तो जन्मजात आध्यात्मिक प्रकृति के थे, या कालांतर में उनमें विलक्षण अति इंद्रिय क्षमताओं का भी विकास हो जाता है। इस संदर्भ में जेनेवा की एक युवती जेनेट डर्नी का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जिसमें भी ये बायो इलेक्ट्रिसिटी एबनॉर्मल तरीके से बाहर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये एक बात तो क्लियर है कि ये साधारण लोग नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रूप से एलिवेटेड है, और कहीं ना कहीं इनकी अतीन्द्रिय क्षमताओं का विकास हुआ है। जेनेट का उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं। जेनेट 1948 में जब वह 16-17 वर्षीय युवती थी, तब किसी रोग से पीड़ित हुई। उसका वजन बहुत अधिक गिर गया। अब तक उनके शरीर में असाधारण विद्युत भार था, वह काफी मंद पड़ गया था। इसको ऐसे समझिए कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। किसी धातु की वस्तु का स्पर्श करने पर अब भी उनकी उंगलियों से चिंगारियां फूट पड़ती थी। अब वे अनायास ही ध्यानस्थ हो जाने लगी। ध्यान की इस अवस्था में उन्हें विलक्षण अनुभूतियां होती। वे ऐसी घटनाओं का उल्लेख कर देती जो कालांतर में सचमुच घटित होती, मतलब उनको पूर्वाभास पूर्वाभास हो जाता था घटनाओं का। व्यक्तियों के बारे में वे जो कुछ बता देती, वे लगभग वैसा ही सत्य हो जाता। वे सैकड़ों मील दूर की वस्तुओं का विवरण नितांत सत्य रूप में इस तरह वर्णन कर सकती थी, मानो वे वस्तु प्रत्यक्ष ही उनके सामने है। पता लगाने पर उस स्थान या वस्तु की बताई हुई सारी बातें सिद्ध होती थी। काफी समय तक वैज्ञानिकों ने जेनेट की इन क्षमताओं पर अनुसंधान किए और उन्हें सत्य पाया, किंतु वे कोई वैज्ञानिक निरूपण नहीं कर सके कि अचानक प्रस्फुटित हो उठने वाली आग या विद्युत का कारण क्या है। रासायनिक विश्लेषण से भले ही ये बात सिद्ध ना हो,
पर जो वस्तु अस्तित्व में है वह किसी न किसी रूप में कभी न कभी व्यक्त होती रहती है। लंदन के सुप्रसिद्ध स्नायु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन एश क्राफ्ट को जब यह बताया गया कि उनके नगर में ही एक 11 वर्षीय किशोरी कन्या जेनी मार्गन के शरीर में असाधारण विद्युत शक्ति है और कोई व्यक्ति उसका स्पर्श नहीं कर सकता, तो उनको एकाएक विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हाड़ मांस के शरीर में अग्नि जैसा कोई तेजस तत्व और विद्युत जैसी क्षमतावान शक्ति भी उपलब्ध हो सकती है। उसके परीक्षण का निश्चय कर वे जेनी मार्गन को देखने उसके घर जा पहुंचे। बड़े आत्मविश्वास के साथ जेनी से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जेनी बचना चाहती थी क्योंकि जेनी जानती थी कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, किंतु डॉक्टर ने स्वयं आगे बढ़कर उसके हाथ का स्पर्श किया। उसके बाद जो घटना घटी वह डॉक्टर ऐश के लिए बिल्कुल अनोनी और विलक्षण थी। एक झटके के साथ वे दूर फर्श पे गिरे जैसे कि कोई बिजली से चिपक गए हो। काफी देर बाद जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक अन्य डॉक्टर द्वारा उपचार करते हुए पाया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस लड़की के शरीर में हजारों वोल्ट विद्युत प्रवाह से कम शक्ति नहीं है। समान विद्युत धारा के से साधारण झटका लग सकता है, किंतु 150 पाउंड के आदमी को दूर पटक दे इतनी असामान्य शक्ति इतने से कम विद्युत भार में नहीं हो सकती। तो एक असाधारण हाई वोल्टेज करंट कहना चाहिए वो जेनी मार्गन के फ्लो कर रहा था। वास्तव में ये बात थी भी ऐसी। जेनी मार्गन जिस किसी व्यक्ति के संपर्क में आई उन सब ने यही अनुभव दोहराया। एक दिन जेनी अपने दरवाजे पर खड़ी थी, उधर से एक ताले बेचने वाला निकला। वे जेनी से ताला खरीदने का आग्रह करने लगा। जेनी के मना करते करते उसने रास्ते ताले का प्रलोभन दे करके उसने सस्ते, ये गलत होगा, सस्ते ताले का प्रलोभन दे करके ताला उसके हाथ में रख दिया। उसी के साथ उसके हाथ का जेनी के हाथ से स्पर्श हो गया। फिर तो जो हालत बनी उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। झटका खाकर ताले वाला पीछे जा गिरा। बड़ी देर में उसे होश आया तो वह अपना सामान समेट कर भागते ही बना। इस तरह की ढेरों घटनाएं घट चुकने के बाद ही डॉक्टर ऐश ने जेनी के अध्ययन का निश्चय किया, किंतु शरीर में उच्च विद्युत वोल्टेज होने के कारण का वे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। बुरी हालत तो बीती एक युवक पर जो जेनी को प्यार की दृष्टि से देखता था। जेनी जो अब तक अपने इस असामान्य व्यक्तित्व से ऊब चुकी थी, किसी भावनात्मक संरक्षण की तलाश में थी। इस युवक को पाकर गदगद होती, किंतु भयवश स्नेह सूत्र भावनाओं तक ही जुड़े थे। शरीर स्पर्श से दोनों ही कतराते आ रहे थे। एक दिन युवक ने जेनी को एक ओपरा में कॉफी की दावत दी। कॉफी पीकर जेनी जैसे ही उठी, फर्श पर पैर फिसल जाने से वह गिर पड़ी। युवक उसे बचाने दौड़ा, किंतु अभी वह जेनी को समेट भी नहीं पाया था कि स्वयं भी पछाड़ खाकर एक मेज पर गिरा। इससे वह न केवल हड़कंप मच गई, अपितु उस पर एक साथ कई गर्म प्याले लुढ़क गए, जिससे वह जल भी गया। काफी उपचार के बाद बेचारा घर तक जाने योग्य हो गया। तो एबनॉर्मल टाइप की लाइफ उसकी हो गई थी, जस्ट बिकॉज की ये जो प्राण शक्ति थी वो अनकंट्रोल्ड उसके अंदर बह रही थी। ओपरा में उपस्थित सैकड़ों लोगों के लिए ये विलक्षण दृश्य था, जिससे जेनी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। पर उस युवक ने फिर कभी मुड़ करके भी उसे नहीं देखा वैज्ञानिकों ने, पर हुई उनकी भी दुर्गति। इस विद्युत भार का कोई कारण किसी की समझ में नहीं आया। सन 1950 तक जेनी जीवित बिजली घर रही। इसके बाद अपने आप ही उसकी यह क्षमता विलुप्त हो गई होगी, तब उसने चैन की सांस ली होगी, तब वो नॉर्मल हो पाई होगी। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण गुरुदेव आगे दे रहे हैं। चिकित्सा इतिहास में ऐसी ही एक और घटना अंतरियो क्षेत्र के बोंडन की है। वहां एक 17 वर्षीय लड़की कैरोलीन क्लेयर अचानक बीमार पड़ी।
1.5 वर्ष तक चारपाई पकड़े रहने के कारण उसका 130 पाउंड वजन घटकर 90 पाउंड रह गया। जब उस बीमारी से पीछा छूटा तो एक नई बीमारी और लग गई। उसके शरीर में चुंबकत्व से काफी ऊंचे वोल्टेज की बिजली पैदा हो गई। जो छूता वही विद्युत आघात का अनुभव करता। धातु की बनी कोई वस्तु वह छूती तो वह हाथ से चिपक जाती। अंतरियो एंटरियो ऑन्टरियो वही ऑन्टरियो मेडिकल एसोसिएशन ने इसकी विधिवत जांच की, पर रिपोर्ट में किसी कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि ये तो सूक्ष्म शरीर की बात है ना, फिजिकल बॉडी की तो बात है नहीं है। प्राण तत्व जो है, प्राण तत्व तो एनर्जी चैनल्स नाड़ियों में बहता है, और नाड़ियां होती है सूक्ष्म तत्व में। केवल अनुमान और संभावनाओं के आधार पर ही कुछ चर्चा की गई। कुछ वर्ष बाद उसकी भी यह विलक्षणता घटने लगी और धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक तीसरी घटना 16 वर्षीय लुई हेवरगर की है। इस लड़के में शक्तिशाली चुंबक पाया गया। वे जिन धातु पदार्थों को छूता वे उससे चिपक जाते और किसी दूसरे द्वारा बलपूर्वक छुड़ाए जाने पर ही छूटते। मैरीलैंड कॉलेज ऑफ फार्मेसी के तत्वाधान में इस लड़के के संबंध में भी बहुत दिन तक खोजबीन की गई, पर निश्चित निष्कर्ष उसके संबंध में भी व्यक्त न किया जा सका। एक और घटना मिसौरी के निकट जापलिन नगर की है, जहां एक व्यक्ति था, फ्रैंक मैक क्रिस्टी। उसके शरीर में प्रातः काल तेज बिजली रहती, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता वह शक्ति घटती चली जाती। जाड़े के दिनों में तो वह इतनी बढ़ जाती थी कि बेचारे को चलने फिरने में भी कठिनाई अनुभव होती थी। फ्रांस के मेडिकल टाइम्स एंड गजट में एक ऐसे बच्चे की डॉक्टरी रिपोर्ट छपी थी जिसके शरीर से झटका देने जितनी बिजली प्रवाहित होती थी। लियोन्स नगर में उत्पन्न हुआ एक बच्चा 10 महीने जिया और उसे इतने दिनों बहुत सावधानी से ही जिंदा रखा जा सका, क्योंकि उसे छूते ही जमीन पर पटक देने वाला झटका लगता था। लकड़ी के तख्ते पर खड़े होकर तथा बिजली से प्रभावित न होने वाली वस्तुओं के सहारे ही उसके नित्य कर्म कराए जाते थे। उसके स्पर्श में आने वाले सभी उपकरण लकड़ी, कांच आदि के थे और कपड़े रबड़ के पहनाए गए थे। जब वह मरा तो 10 सेकंड तक उसके शरीर से हल्की नीली प्रकाश किरणें निकलती देखी गई। फ्रांस के जोलिया क्षेत्र में सोनदरवा कस्बे में जन्मे एक ऐसे बालक की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने नोट की है जिसके शरीर से बिजली की तरंगें उठती थी। जब वह मरने लगा तो डॉक्टरों ने प्रकाश की तीव्र किरणें निकलती और अंततः मंद होकर समाप्त होते देखा। तो ये प्राण तत्व का ही जो मतलब कहना चाहिए, जो या तो एक्सेस प्राण तत्व है, या कोई नाड़ियों में कोई ब्लॉकेजेस या इस तरह की घटना अगर आगे गुर्दे बताते हैं तो वही इसको समझा सकते हैं। या फिर जो प्राणिक हीलिंग वाले लोग हैं वो बता सकते हैं कि इसका कारण क्या रहता होगा। ऑस्ट्रेलिया से एक 22 वर्षीय युवक न्यूयॉर्क में इलाज कराने के लिए लाया गया था। उसके शरीर की स्थिति बिजली की बैटरी जैसी थी। छूते ही उसका चुंबकीय प्रभाव स्पष्ट अनुभव होता था। जब वह बिजली मंदी पड़ जाती तो वह बेचैनी अनुभव करता। जिन चीजों में फास्फोरस अधिक होता उन मछली सो आदि पदार्थों को ही वह रुचिपूर्वक खाता था। सामान्य लोगों का आहार तो वह मजबूरी में ही करता था। मॉस्को निवासी कुमारी माइखेलोवा रूसी वैज्ञानिकों के लिए एक दिलचस्प शोध का विषय रही है। वह अपनी दृष्टिपात से चलती घड़ियां बंद कर देती थी अथवा सुइयां आगे पीछे घुमा देती थी। इसके करतबों की फिल्म बनाकर कितनी प्रयोगशालाओं में भेजी गई ताकि अन्यत्र भी इस विशेषता के संबंध में अन्वेषण कार्य चलता रह सके। वैज्ञानिकों ने इसे मस्तिष्कीय विद्युत की चुंबकीय शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वित्तीय मानता निरूपित की है। वे कहते हैं ये शक्ति हर मनुष्य में मौजूद है।
नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो होती है, हमारी जो ऑरा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही होता है। और जहां तक विज्ञान का सवाल है, तो जो थॉट्स होते हैं, हमारे विचार, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होते हैं। और जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो मैग्नेटिक एनर्जी होती हैं। और जो हमारा हार्ट और ब्रेन है, ये स्ट्रॉन्ग सेंटर्स होते हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग सेंटर्स हैं। परिस्थिति वश में किसी भी अनायास ही प्रकट हो सकती है और प्रयत्न पूर्वक उसे बढ़ाया भी जा सकता है। रूसी वैज्ञानिक लाक्सोव ने हर मनुष्य के शरीर में निकलने वाले विद्युत विकिरणों को अंकित कर सकने वाला एक यंत्र ही बना डाला है। अभी और भी यंत्र के नाम आ गए हैं, मैं आपको कल मेंशन करके बताऊंगी। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि जो वीक मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको मेजर करने के ईईजी, तो जो हम करते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, तो वो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है। जो हम मसल्स का इलेक्ट्रिसिटी मेजर कर सकते हैं, वो ईएमजी होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है। और ईसीजी होता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट हार्ट में, उसको मेजर कर सकता है। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने वाले भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये उदाहरण इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य शरीर प्राण विद्युत का खजाना है। हम सामान्य आहार विहार, साधारण श्वास और निर्बल इच्छा शक्ति के कारण ना तो शक्ति को जगा पाते हैं, ना कोई विशिष्ट उपयोगी कर पाते हैं। पर ये विद्युत ही है जिसे विभिन्न योग साधना द्वारा जागृत और नियंत्रित करके योगी जन अपने लोक और परलोक दोनों को समर्थ बनाते थे। वे कार्य करने में सफल होते थे जो साधारण व्यक्तियों को कोई प्रताप और चमत्कार जैसे लगता है। तो ये पोटेंशियल हर व्यक्ति के अंदर है कि हम अपनी प्राण शक्ति को और जागृत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। अब प्राण शक्ति तो मान लीजिए हमने बढ़ा ली, प्राणायाम कर लिया, भोजन को नियंत्रित कर लिया, दिनचर्या नियंत्रित कर ली, जब से भी आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है, तो ये सब करा आपने। लेकिन अब उस प्राण शक्ति को आपने अधिक बोलने में, निंदा करने में, चुगली करने में, गॉसिपिंग में, इधर उधर की चीजों में गंवा दिया। तो खाली उसको गेन करना ही आवश्यक नहीं है कि आपने बढ़ाया, लेकिन उसको नियंत्रित करना और फिर उसको एक सत्कार्यों में लगाना, या सदचिंतन के द्वारा, संयम के द्वारा उसको कंजर्व करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह अनायास ही जाग पड़ने वाली शरीर विद्युत कई शरीरों में प्राण शक्ति अग्नि के रूप में प्रकट होने पे भी की भी घटनाएं घटती हैं। वास्तव में सभी भौतिक शक्तियां परस्पर परिवर्तनीय है। एनर्जी की डेफिनेशन तो यही है कि इट कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म, बट इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। अतएव दोनों तरह की घटनाएं एक ही परिप्रेक्ष्य में आती है। प्राणन प्राणज्ञे एवे तस्मिन् पूरे जागृति। इस ब्रह्मपुरी अर्थात शरीर में प्राण की कई तरह की अग्नियों के रूप में, प्राण ही कई तरह की अग्नियों के रूप में जलता है। कई बार ये विद्युताग्नि इतनी प्रचंड रूप में जागृत हुई है कि ये स्वयं धारक को ही लील बैठी। जेम्स फोर्ड इंग्लैंड में 20 सितंबर 1938 को एक ऐसी घटना घटी। एक आलीशान होटल में ऑर्केस्ट्रा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, नृत्य चल रहा था। तभी एक महिला के शरीर से तेज नीली लौ फूटी। लोग भयवश एक ओर खड़े हो गए। लपटे देखते देखते लाल ज्वाला हो गई और कुछ ही क्षणों में युवती का सुंदर शरीर राख की डेरी बन गया। 31 मार्च 1908 को विटले इंग्लैंड में ही एक और घटना घटी थी। जॉन हार्ट नामक एक व्यक्ति बैठा कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सामने कुर्सी पर उसकी बहन बैठी थी। एकाएक उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। जॉन ने बहन को तुरंत एक कंबल से ढका और दौड़कर डॉक्टर को बुलाने गया। 10 मिनट में ही नीचे स्ट्रीट से डॉक्टर वहां पहुंचे, किंतु उनके पहुंचने से पूर्व ही बहन, कुर्सी और कंबल सब एक राख की डेरी में परिणत हो चुके थे। अमेरिका में अब तक ऐसी 200 मौतें हो चुकी हैं। फ्लोरिडा का एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था कि एकाएक उसके शरीर से आग की नीली लपटें फूट पड़ी।
सह यात्रियों में से एक ने उसके शरीर पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी। आग थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। जब तक डॉक्टर और गुप्तचर विभाग वहां पहुंचे तब तक पानी सूख चुका था और सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति में ही आग की लपटें उठी और वे व्यक्ति वही जलकर ढेर हो गया। फ्लोरिडा के जनरल पे एक लेख में वैज्ञानिकों ने हैरानी प्रकट की कि मनुष्य शरीर में 90% भाग जल होता है। 90 नहीं, सॉरी, 60%, 66% होता है, 2/3, 60 लिखा हुआ है। उसे जलाने के लिए 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट की अग्नि चाहिए। वे एकाएक कैसे पैदा हो जाती है? शरीर के कोशों, सेल्स में अग्नि स्फुलिंग प्रोटोप्लाज्मा में सन्निहित रहते हैं। प्राण शक्ति, वैसे जो साइंस कहती है तो प्राण शक्ति एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, जो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। पर वे इतने व्यवस्थित रहते हैं कि शरीर के जल जाने की आशंका नहीं रहती। प्रोटोप्लाज्मा उच्च प्लाज्मा में बदलने पर ही अग्नि बन सकती है। ये सब एकाएक कैसे हो सकता है? ये वैज्ञानिकों की समझ में अब तक नहीं आया। इसका जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है कि एकाएक उनकी अगर प्राण शक्ति बढ़ जाती होगी तो जिसके लिए वो फिजिकल बॉडी जो है उसको वहन करने के लिए अभी तैयार नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा जाता है कि जिस दिन वो अपनी पूर्ण शक्ति को रियलाइज कर लेंगे वो उसी दिन शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि जो उनका एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी बॉडी जितनी स्ट्रांग और पावरफुल थी वो फिजिकल बॉडी में समाहित होने के लिए अक्षम थी। तो जिस दिन उन्होंने अपना फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी चेतना का मतलब पूरा विकास हो गया जिस दिन धरती पे आने के बाद, तो उस दिन उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी ऐसी नहीं है जो उसको सहार सके। और एक उसका उदाहरण अरबिंदो ऋषि के जीवन से मिलता है कि अरबिंदो ऋषि जो थे वो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो कई घंटे तक उनके शरीर से प्रकाश निकलता रहा। और माँ जो थी, श्री माँ, उन्होंने उनका क्रिया मतलब देह संस्कार नहीं होने दिया, अंत्येष्टि, क्योंकि वो प्रकाश निकलता रहा। और गुरुदेव के संदर्भ में ये कई लिखा है, एक जगह मैंने पढ़ा है, रेफरेंस अभी नहीं याद आ रहा है कहाँ पे पढ़ा है, लेकिन ऑथेंटिकली पढ़ा है कि गुरुदेव ने इससे सीख ली। उन्होंने क्या किया कि उनकी शक्ति तो और ज्यादा थी, तो उन्हें ये ऐसा कोई एबनॉर्मल मतलब उनको ट्रांजिशन नहीं चाहिए था स्थूल से सूक्ष्म में। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्हें कोई ऐसी घटना करके समाज के अंदर प्रभावित नहीं करना था, या कि मिरेकल हो रहा है कुछ। तो उन्होंने क्या किया, जब वो सूक्ष्मीकरण साधना के बाद उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और उनके अंदर 5 शरीर बनाने की क्षमता आ गई। क्लोनिंग का उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट सूक्ष्मीकरण साधना करी थी, जब उसके बाद वो 5 मतलब 5 रूपों में देखे जाने लगे कि वो मल्टीपल जगह एक टाइम में प्रेजेंट थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं गुरुदेव की। तो उन्होंने क्या किया कि 90% से भी ज्यादा अपनी चेतना को सूक्ष्म में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया और एक पतली डोर से कनेक्टेड थे, जिससे कि उनके क्रियाकलाप यहाँ के धरती के चलते रहे। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा वो एक नॉर्मल घटना की तरह हुआ, मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो कुछ इस तरह की घटना संभावित थी कि उनके शरीर से प्रकाश या सुगंध या इस तरह का निकलता रहता। तो ये एक जगह मैंने पढ़ा है कि उन्होंने अरविंदो ऋषि के जीवन से सीख ली, क्योंकि उनको साधारण गृहस्थ में अध्यात्म को कैसे फॉलो करना है इसको समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। तो इसीलिए जीवन काल में उनके कभी भी उनसे रिलेटेड कोई मिरेकल्स सामने नहीं आए। आप लोग ने शायद एक रिक्शे वाले की घटना देखी होगी, पढ़ी होगी, यूट्यूब पे नहीं पढ़ी है तो उसे देखिएगा कि एक रिक्शे वाला था, वो उनको ले जाता था गंगा जी, माता जी को और गुरुदेव को। तो एक बार वो जो है उनको उसके मन में ये हुआ कि लोग क्या करते हैं, और वो एक्चुअली हर की पैड़ी पे नहीं जाते थे, हर की पैड़ी के अपोजिट साइड जाते थे जहाँ लोग कम होते थे।
और वो पुरानी बात है, तो जंगल रहा हो रहता होगा उस समय में, 70s की बात है। तो वो जो है उनको फॉलो करता करता एक बार उनके साथ साथ वहां चला गया और पेड़ के पीछे छुप गया। तो उसने देखा कि दोनों ने, माता जी ने, गुरुदेव ने कुछ प्रार्थना करी गंगा जी से, और उसके बाद अपने अंगूठे से एक कुछ लाइन बनाई जल में, माता जी ने, और फिर उसमें से प्रकट हुई देवी, बिल्कुल देवी स्वरूप में, मुकुट उकुट के साथ। ये उसकी घटना है। फिर उन्होंने जो वो समझ नहीं पाया, या तो संस्कृत में या किस वाणी में बात करी, ये नहीं मेरे को याद है अभी, उसको वीडियो को दोबारा देखेंगे। तो उस मतलब देवी माँ के बीच में और गुरुदेव माता जी के बीच में कोई संवाद हुआ, और उसके बाद वो बेहोश हो गया। जब गुरुदेव माता जी लौटे तो उन्होंने वो उसको बेहोश देखा। तो माता जी का कहना था कि अम, इसने देख लिया ये सब, तो इसको नहीं देखना था। तो गुरुदेव ने, कोई बात नहीं, ये ब्रह्मचारी है, और उसके हाथ पे, सिर पे हाथ रख दिया, और वो भूल गया सब कुछ, और भूल गया। और जब गुरुदेव और माता जी ने शरीर छोड़ दिया, तब उसको वो घटना याद हुई, और अब उसका एक वीडियो यूट्यूब पे है। और एक और घटना उसी ने बताई कि एक बार माता जी और गुरुदेव आ रहे थे रास्ते से, तो आपको मालूम है पहले रपटे होते थे, सड़क लो हो जाती थी, और पहाड़ी नदियां होती थी या पहाड़ी झरने हैं, तो पानी बरसात के दिनों में पानी सड़क पे से बहता था। बाद में तो अब तो बहुत एक्सीडेंट्स हो गए, तो अब पुल बना दिए गए, उनकी ऊंचाई कर दी गई है। तो ऐसा ही एक रपटा सा छोटा सा हरिद्वार और शांति कुंज के बीच में पड़ता था। तो पानी बह रहा था, सारे रिक्शे और सब गाड़ियां सब रुकी हुई थी, पानी तेज बह रहा था। तो माता जी ने रिक्शे वाले भैया से कहा कि चलो, रुक क्यों गए? बोले माता जी सब रुके हुए हैं, सब सड़क पे पानी बह रहा है, डर रहेगा। तो उन्होंने कहा माता जी कोई डर नहीं है, तुम चलो। और माता जी ने अपना हाथ ऐसे किया, पानी रुक गया और रिक्शा निकल गया। और फिर माता जी, जब माता जी गुरुदेव निकल गए रिक्शे में, फिर वापस से पानी बहने लगा। तो अब ये, इसको साइंटिफिकली कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे जो ये विद्युत की घटना है? मैंने तो ये बताया इसलिए कि ये एक्स्ट्रा जो प्राण शक्ति होती होगी, जिसको कि एक्स्ट्रा आप कैसे डाउनलोड हो गई, ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे अचानक से उसके अंदर एक्स्ट्रा प्राण शक्ति आ गई, पर उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो तैयार नहीं। तो इसीलिए जो ये उच्च स्तरीय साधनाएं होती हैं, ये बिना गुरु के संरक्षण में आप करेंगे तो इसमें नुकसान होने, है ना। एक किस्सा शायद इसी क्लास में हम लोग ने पहले शेयर किया था कि मेरे जो फूफा जी थे वो भी वैज्ञानिक भी थे, और उच्च कोटि के गायत्री साधक भी थे। और हम शाम के अंकल में, हम शाम के एक ऐसी सत्संग चल रहा था, उसमें बैठे थे, और आंख बंद के सब, आंख लोग बंद करके सब ध्यान कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी आंखें खुली थी। एक बच्चा था, इंटरमीडिएट का छात्र रहा होगा, नया नया या तो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश किया होगा, जो भी उसका ज्ञान रहा हो, जो भी उसकी क्यूरियोसिटी रही हो, या तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। एकदम से आवाज आई जोर से चिल्लाने की, हमारे फूफा जी की, कि क्या कर रहा है, अंधा हो जाएगा। अब डर गए हम लोग एकदम, हम लोग तो आंखें बंद किए बैठे हुए थे। तो बाद में पूछा कि क्या हो रहा था, क्यों क्यों आपने उसके ऊपर चिल्लाया? तो वो क्या कर रहा था कि वो उनके नेत्रों से नेत्र मिला करके त्राटक कर रहे थे, उनसे एनर्जी खींचने का प्रयास कर रहा था। अब आपकी क्षमता नहीं है, आप खींच लेंगे, तो जो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक, इसीलिए गुरुदेव ने जो मार्ग बताया ना, एक सम मार्ग, मतलब एक इजी वे। और आप अपने गुरु पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, हड़बड़ी मत कीजिए, सब कुछ अटेन हो जाएगा। लेकिन जब उसके लायक होंगे, उनको पता है, वो हड़बड़ी नहीं करेंगे हम आज ही सारी साधना कर लें, आज ही सारा ज्ञान प्राप्त कर ले। गो एट अ नॉर्मल पेस। आप गुरु के संरक्षण में हैं, समर्पण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समर्पण और नियमितता, गुरु का कार्य, साधना,
चारित्रिक पवित्रता, अपने को अच्छा बनाने की एक प्रयास, निरंतरता, अपना सुधार, ये सूत्र है गुरुदेव के। और उसमें शनै शनै आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती चली जाएगी। तो आज समय होता है, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे रिक्शे वाले भैया का ये जो प्रसंग है, ये है इस समय, शायद टीवी पे हमारी मिल जाएगा, सुरभित जिसने अगर नहीं शायद देखा। हमारी हाँ सुरभित हाँ, स्मृतियों में कृतियां, होगा। हाँ शायद उसमें होगा, या मिल जाएगा, वो डाल के देखेंगे तो मिल जाएगा। वैसे चेतना की शिखर यात्रा में शायद इसका मेंशन है। ठीक है, चलिए, तो सभी को प्रणाम। एक बार दीदी, शांति पाठ एक करते थे। एक क्वेश्चन है दीदी। जी जी बताइए। ये जो गुरुदेव ने जो इसमें उदाहरण दिए हैं अधिकांश विदेशों के सबके, हाँ तो गुरुदेव क्या सूक्ष्म रूप से गए थे या देखा था? नहीं दीदी, गुरुदेव को सारी आप, अच्छा मैं आपका प्रश्न दूसरी तरह से आंसर करती हूँ। एक बार आपने नाम सुना होगा ना, एनसाइक्लोपीडिया, बीबीसी की एक टीम आई थी। बीबीसी की टीम ब्रिटिश टीम है, तो वो आई थी गुरुदेव का इंटरव्यू लेने के लिए, और 15 मिनट में उनको इंटरव्यू लेना था। उसके बाद वो कई घंटों तक गुरुदेव से बात करते रहे, और उन्होंने गुरुदेव को उपाधि दी, ये चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया है। देखिए, अब आप गुरुदेव को किस रूप में समझती हैं? जो उनकी अवतारी सत्ता से कहीं ना कहीं परिचित है, या श्रद्धा की दृष्टि से मानते हैं उनको, तो गुरुदेव स्वयं महाकाल है, उनके लिए ये जानना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और एक जगह गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि जो भी डिले हो रहा है ना युग निर्माण में, वो हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम नहीं सुधार रहे अपने आप को। वरना गुरुदेव लिखते हैं कि मेरा एक एक न्यूरॉन, समझ रही है ना, ब्रेन की एक कोशिका, एक एक न्यूरॉन एक एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त। तो उनकी शक्ति का अंदाजा आप लगा सकती हैं। और अभी जब हम लोग वसीयत और विरासत पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें गुरुदेव ने पर थोड़े से अपने अ, शक्तियों का थोड़ा सा एक झलक दिखलाई, वो भी बहुत कम, बहुत कम। पढ़ रही हूँ दीदी, शुरुआत करी है हमारी अच्छा, उसकी विरासत वाली पुस्तक। हाँ। हाँ आदरणीय दीदी, जो आपका एक प्रश्न है, इस संदर्भ में एक छोटी सी लाइन हम ऐड करना चाहेंगे कि किसी वक्त जब हमने पढ़ना जानना शुरू करा था, तो हमारे मन में भी एक प्रश्न आता था कि कैसे कोई एक व्यक्ति इतनी ढेर सारी पुस्तकें लिख सकता है। क्योंकि आपको कुछ अगर निर्माण करना है, कुछ लेखन करना है ना, तो उसके लिए आपको उसका अध्ययन करना होता है। और हम लोग अपने जीवन काल में, यानी कि 12 15 20 30 साल के कैरियर में कुछ एक लिमिटेड पुस्तकों का अध्ययन कर पाते हैं। लिखना तो बहुत अलग की बात है। तो फिर इसका उत्तर जब मिला ना दीदी, तो इसका उत्तर बहुत साधारण सा ये है कि यदि हम परम पूज्य गुरुदेव को व्यक्ति रूप में कल्पना करके देखेंगे, तो कभी ये संभव हो ही नहीं सकता है। तो गुरुदेव व्यक्ति तो है ही नहीं है। मतलब वो तो बस एक हम लोगों के सामने लीला करने के लिए महाशक्ति का अवतरण हुआ है। जैसे ही आप इस दृष्टिकोण से हट के उस दृष्टिकोण में जाते हैं, तो वहां सारे प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये सत्य है दीदी। अदरवाइज इतने, मतलब हर पुस्तक को उठा के देख लो, कहीं पर पे एक कुछ। लेखन ही थोड़ी ना, एक लेखन ही थोड़ी ना, जी। लेखन के साथ, जब उसके साथ उनके जो बाकी कार्य हैं, सब इतने विलक्षण। ज्यादा बड़े बड़े, ये आपके जो सेंटर्स बने हैं वो कैसे बन गए, इतने बड़े बड़े सेंटर्स, है ना। घिया मंडी से शुरू करिए, अखंड ज्योति संस्थान, तपोभूमि, शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व, और इतने शक्तिपीठ, मतलब, और उसके साथ ट्रैवलिंग गुरुदेव की, फिर कोई भी श्रृंखला चलाते थे, तो आप, मतलब, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनकी शक्ति को। वो भी उतना ही आप समझ पाएंगे जितनी आपकी पात्रता होगी, क्योंकि भगवान उतना ही अपने आप को प्रकट करता है हर के सामने, अपने अपने स्तर। जैसे जैसे आपकी पात्रता पड़ेगी, वो और अनफोल्ड होते जाएंगे आपके सामने, उनका और आपको व्यापक
रूप दिखाई देता चला जाएगा। जिसे कहते हैं ना विराट स्वरूप भगवान, किसी को किसको दिखाते हैं। अब दशरथ उनके पिता थे, माँ कौशल्या थी, लेकिन दशरथ जी को तो नहीं दिखाया उन्होंने, माँ को दिखाया। तो जैसी जिसकी पात्रता होगी उतना वो अपने को उसके सामने प्रकट करेंगे। आइए एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी का आभार, सभी को शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।